नमस्कार। खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना शिक्षा का सरोकार है। मैं एम बलडोदिया आप सबसे मुखातिब हो रहा हूं एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए, ये हमारे नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है, ये हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है और ये हमारे समाज को दशा और दिशा देने के संदर्भ का है, इसलिए हमें बात करनी चाहिए। देश में कई दिनों से बात की जा रही है, नई शिक्षा नीति का आगाज किया जा चुका है, नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। ऐसी कई सारी बातें जो है वो हमें सुनने को मिल रही है। लगातार न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे संदेश हमारे तक आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी इसको कई तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कई तरीकों से आप ये कह सकते हैं इसको अपग्रेड किया जा रहा है, अपलिफ्ट किया जा रहा है, इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इस पे हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। मैं शिक्षा से जुड़ा हूं तो मेरा नैतिक दायित्व भी ये बनता है कि मुझे इस प्रकार के विश्लेषण आप लोगों तक पहुंचाने चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर बात करनी चाहिए। देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी है दैट इज द फ्रेमवर्क, वो एक विजन है, एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, एक फ्रेमवर्क है, दैट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट। सरकार की निष्ठा पर पूर्णतः निर्भर करता है, सरकार के मंसूबों पे ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि वो कब तक इसको लागू करे, कितना लागू करे। हाँ, लेकिन इस पहल की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए, इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसकी मुक्त कंठ प्रशंसा की जानी चाहिए कि लंबे अरसे बाद एक प्रयास किया गया। तो इन प्रयासों का एक संक्षिप्त विवरण मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। देखिए, भारत में जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं या शिक्षा नीति है उस पर कितना काम किया गया, कितनी बात की गई, ये सब बातें मैं आपसे कर रहा हूं। सबसे पहले अगर हम देखें, लॉर्ड मैकाले का जो एजुकेशनल सिस्टम था वो आज़ाद भारत ने अडॉप्ट किया था। आज़ाद भारत 1947 के बाद का जो भारत था उसमें आप ये कह सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और 1948 से 49 में भारत में सबसे पहले एक एजुकेशनल बॉडी जिसको आप यूजीसी कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया। उसके बाद आप कह सकते हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है 1952 तक एग्जिस्टेंस में आ गया था। 52-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अस्तित्व में आया। ठीक है, तो भारत की शिक्षा पद्धति वो जो पुराना ढर्रा था वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ी और भारत के शिक्षाविदों को काम दिया गया कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे संवारा जा सके, हमारा स्वर्णिम भविष्य कैसे तलाशा जा सके, कैसे तराशा जा सके, इस पे काम किया जाए। तो इसी क्रम में यूजीसी और कोठारी कमीशन, द मोस्ट पॉपुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, कोठारी कमीशन और यूजीसी के संयुक्त तत्वाधान में, संयुक्त प्रयासों में बहुत एफर्ट्स किए गए, बहुत लंबे अरसे तक काम किया गया और आप ये कह सकते हैं सबसे पहले भारत में 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ। भारत की अपनी पहली शिक्षा नीति दोस्तों 1968 में सबसे पहली बार आई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसको भारत के लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो 1968 की फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी थी, फर्दर इसमें अमेंडमेंट होते रहे। इसके ठीक बाद आप ये कह सकते हैं 1986 में राजीव गांधी के टाइम इसमें अमेंडमेंट हुए, इसमें कुछ परिवर्तन हुए। नरसिम्हा राव सरकार में भी इसमें कुछ परिवर्तन हुए। इसी बीच 1985 में जब 86 में एजुकेशनल पॉलिसी रिवाइज कर दी गई थी, 85 में एमएचआरडी की स्थापना कर दी गई जिसको आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आप बोलते हैं, लेकिन आज वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी शिक्षा और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि शैक्षिक परिवेश को बढ़ावा दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बजाय अब हम इसे शिक्षा मंत्रालय जानने लगे हैं। तो 1992 में अमेंडमेंट हो गए। अब 92 के बाद में जो अमेंडमेंट्स जो हो गए थे उसके बाद में इस पर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया। हाँ, आप ये कह सकते हैं जो टी सुब्रमण्यम है उनकी और जो कस्तूरी रंगन है इनकी अध्यक्षता में कमेटीज गठित की गई। इन कमेटीज ने भी काम किया। 2016 तक अपना ब्यौरा इन्होंने प्रस्तुत किया। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी ने भी 2016 और 19 में एक ब्यौरा प्रस्तुत किया। तो लगातार काम होता रहा, लेकिन सरकारों की ढुलमुल नीति रही। सरकारें कितना इस पे फोकस कर पाती और कितना काम कर पाती ये हम सब पे भी निर्भर करता था। तब भी करता था, आज भी करता है। लेकिन नई शिक्षा नीति को लेकर न आज हम इतने सजग हैं, न कल हम इतने सजग थे। तो 1992 के बाद एक तरीके से जो कहा जा रहा है ऑन रिकॉर्ड और ऑन डॉक्यूमेंट इन पिछले 34 ईयर्स में
आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं 92 के बाद जो है वो किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया या किसी तरीके का कोई आप ये कह सकते हैं शिक्षा नीति को लेकर बात नहीं करी गई। ये पूरी तरीके से तो सही नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो एक लंबे अरसे बाद पूरी तरीके से एक पूर्णकालिक शिक्षा नीति का उदय हुआ। अब ये स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए है। ये हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन में बदलाव लाने का एक शुरुआत है, निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। स्कूल एजुकेशन में इसमें जो चेंज किया जा रहा है, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स स्कूल एजुकेशन के हैं वो हैं स्टूडेंट्स का जो करिकुलम है उसको रिड्यूस करना और बच्चों की स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसको बढ़ाना, स्कूल से ड्रॉप आउट्स को रोकना। तो आपने एक सुना होगा, इन दिनों चल रहा है, पॉपुलर है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो 10+2 था अब उसकी जगह 5+3+3+4 सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। हायर एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के लिए आप आजकल सुन रहे होंगे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू कर दिया गया है। ये इसके साथ साथ आपको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये सब जो है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बातें हैं। स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में कैसे बदलाव हैं, इन बदलावों की समीक्षा की जानी चाहिए। तो मैं एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आगे के 2 वीडियोज में सेपरेटली, एक में स्कूल एजुकेशन के अमेंडमेंट्स और दूसरे में कॉलेज एजुकेशन के अमेंडमेंट्स पे आपसे फिर मुखातिब होऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा। अभी एक आप कह सकते हैं संक्षेप में एक साफ विश्लेषण के तौर पर मैं इतना कह सकता हूं कि इस नई शिक्षा नीति में बहुत सी खूबियां हैं। अगर अक्सर से लागू कर दी जाए तो निश्चित तौर पर यह भारत का स्वर्णिम भविष्य बना सकती है। अगर सरकार की पूरी निष्ठा हो तो निश्चित तौर पर यह बहुत अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इसमें जो मुझे बड़ी खामियां दिखाई देती हैं वो बड़ी खामियां हैं, यहाँ कमर्शियलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोग हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान या नहीं रखा गया है। और स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको बताता चलूं जो RTE है उसके डिसोल्यूशन का भी मुझे लगता है कि यहाँ से खतरा मंडरा रहा है। तो आप सब लोग एजुकेशन पॉलिसीज या एजुकेशन से रिलेटेड जितनी सारी बातें कंट्री में की जाती हैं, सजग रहकर, सतर्क रहकर इन पर विचार करते रहिए, इनका विश्लेषण करते रहिए। अगले वीडियोज में मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें हम रेस्पेक्टिवली स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।